So let us talk about the general and some mixed problems related to the concepts we have learned in the location of roots. अब देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो भी मैं आपको पढ़ाने लग रहा हूँ. इनफैक्ट इस कॉन्सेप्ट के बेस पे ही आईआईटी के अंदर में एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है. अभी मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ध्यान से सुने. लेट अस कंसिडर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. हमने ये एक क्वाड्रेटिक डिस्कस किया जहां पर मैं पहले कह दे रहा हूं a 0 नहीं है और a b c ये सारे के सारे रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है. और हमने कोई भी दो नंबर p और q माने. हमने कोई भी दो नंबर माने p और q. ठीक है. तो और ये क्वांटिटी, ये चीज गिवन है कि f ऑफ p इज लेस देन 0 एंड f ऑफ q इज ग्रेटर देन 0. यानी p पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, q पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है. तो ऑब्वियसली इससे कंक्लूड हुआ कि f ऑफ p इंटू f ऑफ q लेस देन 0 आ रहा है. इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है. और p और q कोई भी दो रियल नंबर है, ये भी बात गिवन है. p, q बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. अब p और q दोनों सेम तो हो नहीं सकते क्योंकि p पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, q पर पॉजिटिव आ रही है. तो ऑब्वियसली p एंड q आर डिस्टिंक्ट नंबर्स. अब p में से लेट अस से एक मिनट के लिए मान के चलते हैं p q से छोटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हो सकता है p q से बड़ा हो, उस बात पर भी ये बात लागू है जो अभी मैं बताने लग रहा हूं. तो हमने कहा यानी कि अगर f ऑफ p इंटू f ऑफ q लेस देन 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है ये, दिस इक्वेशन हैज वन रूट लाइंग बिटवीन p एंड q. आराम से समझिएगा कि इस इक्वेशन का एक रूट p और q के बीच में है. थोड़ा सा इस बात को और ग्राफिकली समझते हैं. जब हमसे कहा गया कि fx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो दो बातें होंगी, या तो a पॉजिटिव होगा या a नेगेटिव होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक की बात हो रही है. a अगर पॉजिटिव है तो ये तय है बात, ये क्या हो जाएगा कि दिस विल गोइंग टू बी अ अपवर्ड पैराबोला. ठीक है ना, ये एक अपवर्ड पैराबोला. तो अपवर्ड पैराबोला के केस में हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी ग्राफ की आती है. एक ये रही, ग्राफ नीदर कट्स नो टचेस द एक्स एक्सिस. सेकंड, द ग्राफ इज touching the x-axis, and the third, the graph is cutting the x-axis. Correct? ठीक है, ये बात समझ में आती है यहां तक. Let us say ये अल्फा है और ये बीटा है और यहां पर अल्फा इक्वल टू बीटा है. ठीक है. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्या गिवन है? हमसे कहा गया कि भैया f ऑफ p पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है और q पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है. ये हमें गिवन है, दिस इज गिवन टू अस. तो क्या करें? तो इस ग्राफ में अगर मैं फिगर नंबर 1 की आप सबसे बात करूं, क्या p ऐसा कोई है जहां पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है? नॉट एट ऑल. ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है. जो पहला ग्राफ है ये तो ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव है. एक्स एक्सिस के ऊपर है ग्राफ. तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी. दूसरा केस फिगर नंबर 2 ध्यान से देखें, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी. यहां पर भी ग्राफ की वैल्यू कभी भी p पर वैल्यू फंक्शन की नेगेटिव नहीं है, क्योंकि दिस क्वांटिटी इज, या तो जो ये क्वांटिटी है यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है. और इक्वलिटी अकर्स इक्वल टू 0 कहां पर आ रहा है? एट x इक्वल टू अल्फा पर आ रहा है. सही. तीसरी बात, तीसरी फिगर में मैं अगर बात करना चाहूं, ध्यान से देखें दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है. यहाँ पर p पर वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो एक मिनट के लिए हम मान सकते हैं अल्फा और बीटा के बीच में कहीं पर भी p लाई कर रहा है. लेट अस से p यहाँ लाई कर रहा है और q हो सकता है यहाँ लाई कर रहा हो और हो सकता है इधर लाई कर रहा हो, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया p और q में बड़ा और छोटा कौन है.
बस इतना क्लियर है कि पी और क्यू दोनों अलग अलग नंबर है। तो यहां पर 100% ये बात समझ में आ रही है, ऐसा हो रहा है, फॉलो हो रहा है, जो गिवन कंडीशन है एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू लेस देन 0 आ रहा है। सो व्हाट डज इट इम्प्लाई? तो अगर ये केस है तो ध्यान से देखिए, पी और क्यू के बीच में एक रूट बीटा आ रहा है, हाँ या ना? और क्योंकि पी और क्यू के बीच में एक रूट आ रहा है, मैं फिगर नंबर 3 की बात करना चाहूं यहां पर, तो ध्यान से देखें, हमने कहा पी और क्यू के बीच में, इस डायग्राम को देख करके समझ में आ रहा है कि एक रूट लाई कर रहा है जिसका कि नाम है बीटा। सो देयरफॉर फिगर नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं, ये हमें क्या कंक्लूड कर रही है कि बीटा दैट इज वन रूट, वन रियल रूट, ऑब्वियसली रूट है तो वो रियल है, जो क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, रियल रूट एग्जिस्ट्स बिटवीन P एंड Q। ठीक है क्या? क्योंकि एक रूट रियल है, इससे एक और कंक्लूजन मिला अपने को, देयरफॉर बोथ द रूट्स आर रियल, दोनों के दोनों रूट्स रियल होंगे, बोथ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। ये भी मैं बोल सकता हूं क्या? डिस्टिंक्ट इसलिए दोस्तों क्योंकि डायग्राम को देख करके, ग्राफ को देख करके समझ में आ रहा है कि एक रूट पी और क्यू के बीच में है और एक रूट पी और क्यू के बाहर है, यानी कि इस रूट की बात हो रही है अल्फा की। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बोथ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो इसका मतलब यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। समझ में आई बातें मेरी? यही बातें यहाँ लिखी हुई हैं सारी की सारी। Hence the equation fx equal to 0 has real roots, रियल रूट्स आ जाएंगे। तो ठीक है बात ये। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है ये तो केस नंबर 1 हमने डिस्कस करा, केस नंबर 1 था ये, जब ए पॉजिटिव है। अब मान लीजिए ए नेगेटिव है तो क्या होगा? अगर ए नेगेटिव है यानी केस नंबर 2, इफ ए इज नेगेटिव। अगर ए नेगेटिव है तो कंफर्म है, अपने को पता है कि डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो डाउनवर्ड पैराबोला जब होगा तो फिर दोबारा 3 पॉसिबिलिटी ग्राफ की आएंगी। क्या क्या 3 पॉसिबिलिटी? या तो ग्राफ ऐसा आएगा, फिगर नंबर 1, या ग्राफ ऐसा आएगा टचिंग, यानी फिगर नंबर 2, या ग्राफ ऐसा आएगा यानी फिगर नंबर 3, यानी एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा। ठीक है ना? ये फिगर नंबर अपने पास 3 आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखें, ये ग्राफ नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ओनली पॉसिबिलिटी ये होगी, क्योंकि फिर दोबारा मैं वही बात बोलूंगा, क्वेश्चन ने दिया है एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू लेस देन 0, यानी पी पर वैल्यू नेगेटिव और क्यू पर पॉजिटिव। पहली फिगर के अंदर में पी पर नेगेटिव, ऐसा कोई पी नहीं आ रहा है जहां पर ग्राफ नेगेटिव आ रहा हो। दूसरी फिगर में भी ऐसा कोई पी नहीं आ रहा है जहां पर ग्राफ क्या आ रहा हो। इनफैक्ट यहाँ पर पहली फिगर में ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है, ऐसा कोई क्यू नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें कहा था कि एफ ऑफ पी लेस देन 0 एंड एफ ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन 0, तो क्यू, ऐसा कोई क्यू नहीं है जहां पर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसलिए गलत हो जाती है बात, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर भी फिगर नंबर 2 में ऐसा कोई क्यू नहीं है जहां पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखें, लेट्स टॉक अबाउट द फिगर नंबर 3। फिगर नंबर 3 के अंदर में अगर P ये रहा, यानी P पर नेगेटिव आ रहा है तो Q पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, P पर नेगेटिव आ रही है वैल्यू और Q पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इतनी बात तो समझ में आती है अपने को, और फिगर नंबर 3 को देख करके साफ साफ पता चल रहा है। यहाँ पर भी फिगर नंबर 3 को देख करके साफ फील आ रही है अपने को, ये क्या आ रही है कि यस, वन रूट लाइज बिटवीन, किनके बीच में? P और Q के बीच में। वन रियल रूट लाइज बिटवीन P एंड Q, और एक रूट रियल है तो दूसरा भी रूट रियल ही होगा, है ना? क्योंकि इमेजिनरी रूट्स तो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ ये बात में। जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। ये बात समझ में आती है मेरी? जब इमेजिनरी रूट्स
अकरेंट कॉन्जुगेट पेयर है तो मतलब इमेजिनरी तो होंगे नहीं, क्योंकि एक रूट रियल आ रहा है। तो देयरफॉर यहां से भी कंक्लूजन ये हुआ, देयरफॉर बोथ द रूट्स आर रियल, बोथ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल है और डिस्टिंक्ट है। यहां तक बात क्लियर हो जाती है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो फिगर नंबर थर्ड इन द केस नंबर 1 एंड फिगर नंबर थर्ड इन द केस नंबर 2, दोनों से यही कंक्लूजन हो रहा है। तो ये देखिए ध्यान से, then this equation has one root lying between p and q and both the roots are real and distinct, यानी discriminant will be greater than 0 irrespective of the fact that a is positive or a is negative। चलिए ये बात तो समझ आ गई। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट जिसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आप सोच के देख लें, p और q की कोई और दूसरी वैल्यू मान ली हमने, लेट अस से p को 1 मान लिया, q को 2 मान लिया, या वाइस वर्सा। क्लियर है? चलिए बहुत ही शानदार। अब आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ये रहा एग्जांपल नंबर 1। लेट अल्फा बी द रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए इस बात को अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, रियल रूट, अल्फा एक रियल रूट है। समझ में आती है बात इसका, इस इक्वेशन का। एंड बीटा इज द रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, बीटा इस इक्वेशन का रियल रूट है। ठीक है, तो मतलब अल्फा एक रियल नंबर है, बीटा भी एक रियल नंबर है। शो दैट, क्या बताना है अपने को, क्या शो करना है कि देयर एग्जिस्ट अ रूट गामा, एक रूट गामा एग्जिस्ट करता है इस इक्वेशन का। ये रही इक्वेशन इक्वल टू 0 तक, यानी ax² / 2 + bx + c = 0, और वो गामा इन दोनों अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है। हमने ये प्रूव करना है, और अल्फा बीटा में से कोई भी 0 नहीं है, यानी जो गामा है वो अल्फा से बड़ा है, बीटा से छोटा है। अपने को ये बात प्रूव करनी है। या ये तब जब अल्फा बीटा से छोटा है, या फिर जो गामा है वो बीटा से बड़ा, अल्फा से छोटा, ये तब जब अल्फा बीटा से बड़ा है। सही, तो ही संभावनाएं हो सकती है, और अल्फा और बीटा दोनों सेम नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, सेम नहीं। तो करें तो क्या करें इस क्वेश्चन के अंदर में? इसका सॉल्यूशन आपके साथ लिखा है, पास लिखा है, ध्यान से देखिए, समझते चले। अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई। ये अल्फा इसका रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी एक्स की जगह मैंने अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ध्यान से देखिए एक रिलेशन आ चुका अपने पास। ठीक है, और इसी तरह बीटा इस गिवन इक्वेशन का रूट है, तो बीटा इसका रूट है, तो इसके अंदर में बीटा पुट कर दोगे आप। ठीक है ना, बीटा इस इक्वेशन का रूट है, तो इसमें एक्स की जगह बीटा पुट कर दिया, तो माइनस का a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c = 0। यहां तक समझ में आती है बात, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हमसे प्रूव करने के लिए क्या कहा गया है कि गामा एक रूट है इस इक्वेशन का, इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का। हमने इसको एक मिनट के लिए fx मान लिया। ध्यान से देखें दोस्तों, fx = ax² / 2 + bx + c, हमने इसको fx मान लिया। तो क्या करें अब इसके अंदर में, अब इसके अंदर में हम ये चेक कर सकते हैं कि, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब जब क्वेश्चन में लिख दिया कि हमने प्रूव करना है कि जो गामा है लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, इस तरीके की बात प्रूव करनी है, तो कहीं ना कहीं ये बात वही रिजेंबल नहीं कर रही है कि एफ ऑफ पी, याद करो, नेगेटिव था, एफ ऑफ क्यू पॉजिटिव था, तो एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू नेगेटिव था। तो इसका मतलब क्या था कि इन पी और क्यू के बीच में एक रूट लाई कर रहा है, पी और क्यू के बीच में एक रूट लाई कर रहा है। हमने यही तो प्रूव किया था पिछले भी। तो ऐसा ही कुछ थॉट अगर यहाँ लगा लें, हमने क्या करा, इसको एफ एक्स मान लिया, जो जिस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा के बीच में लाई करना है। हमने ये प्रूव करना है कि गामा जो है
रूट इस इक्वेशन का है और वो जो है किनके बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है, ये प्रूव करना है। तो हमने क्या करा, जैसे यहाँ पर P और Q की बात हो रही थी, तो बेसिकली यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे, f ऑफ अल्फा इंटू f ऑफ बीटा के बारे में बात करेंगे। ये बात समझ में आएगी बात मेरी। P मान लो अल्फा है, Q मान लो बीटा है, चलो ये बात भी क्लियर हो जाती है। अब हमने fx उसको मानना है जिस इक्वेशन के बारे में हमने चीजें डिराइव करनी है या शो करनी है। तो हमने क्या करा, fx ये लिखा, f ऑफ अल्फा निकाला, fx ये लिखा और f ऑफ अल्फा निकाला, यानी a अल्फा स्क्वायर बाय 2 प्लस b अल्फा प्लस c, ये f ऑफ अल्फा आ गया। यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है। अब दोस्तों ध्यान से देखें, ये रिलेशन नंबर 1 अपने पास आया हुआ है a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो b अल्फा प्लस c है उसकी वैल्यू माइनस का a अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। यू गेटिंग माय पॉइंट? b अल्फा प्लस c है, b अल्फा प्लस c है, उसकी वैल्यू माइनस का a अल्फा स्क्वायर बाय 2, या इनफैक्ट ऐसा लिखो ना, देखो ध्यान से दोस्तों, इसको रेज करते हैं 1 मिनट के लिए, आराम से सुनो मेरी बात। क्या हमने कहा, अल्फा का रिलेशन नंबर ये 1 आ गया, तो b अल्फा प्लस c की वैल्यू माइनस का a अल्फा स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। तो f ऑफ अल्फा जो हमने लिखा, यानी a अल्फा स्क्वायर बाय 2 प्लस b अल्फा प्लस c, तो b अल्फा प्लस c की जो वैल्यू है वो मैं माइनस का a अल्फा स्क्वायर पुट कर दे रहा हूं। तो एज अ रिजल्ट माइनस का a बाय 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर आ गई, किसकी वैल्यू, f ऑफ अल्फा की। और इसी तरह f ऑफ बीटा निकाले, बीटा पर वैल्यू x की जगह बीटा पुट कर दे इस इक्वेशन के अंदर में, यानी a बीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस b बीटा प्लस c। तो फिर से यहां से रिलेशन नंबर 2 से b बीटा प्लस c की वैल्यू a बीटा स्क्वायर आ जाएगी, यानी f ऑफ बीटा की जो वैल्यू है 3/2 टाइम्स ऑफ a बीटा स्क्वायर आ गई। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, f ऑफ अल्फा आ चुका है, f ऑफ बीटा आ चुका है। अब f ऑफ अल्फा कहाँ है, ये रही बात, ठीक, और f ऑफ बीटा ये रहा आपके पास। अब f ऑफ अल्फा इंटू f ऑफ बीटा निकाले, तो ध्यान से देखें वो क्या आ रहा है, माइनस का 3/4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब ये तो तय है, ये पोर्शन तो नेगेटिव हो गया क्योंकि -3/4 है। अब a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अब किसी भी चीज का, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर होता है तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो 0 या पॉजिटिव होगा। लेकिन वो 0 तभी होगा अगर, जैसे कि अल्फा स्क्वायर 0 तभी होगा अगर अल्फा 0 होगा, और अल्फा और बीटा हमें कह दिया गया है शुरू में ही कि वो 0 नहीं है। और क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड यूज कर दिया गया है, तो हम a को भी 0 नहीं मानेंगे, हम a को भी 0 नहीं मानेंगे। यहां तक बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब a 0 नहीं है, अल्फा 0 नहीं है, बीटा 0 नहीं है, तो माइनस का साइन आ गया, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब नटशेल में ये क्वांटिटी नेगेटिव आ गई, यानी f ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इज लेस देन 0। अब आप सोच करके देखें, f ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा लेस देन 0 आ गया, तो इसका मतलब कंफर्म है अल्फा और बीटा के बीच में एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा है। इसका मतलब कंफर्म है, आई एम टॉकिंग अबाउट द corollary of the result ऊपर जो हमने पढ़ा, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, f ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा लेस देन 0 है, तो अल्फा और बीटा के बीच में एक रूट लाई कर रहा है जो कि रियल है, कंफर्म है। और लेट अस नेम दैट, जिस x की वैल्यू पर आ रहा है उसको हम गामा नाम बोल सकते हैं। ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ठीक है ना। अपवर्ड पैराबोला तो ऐसा कुछ हो जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला तो ऐसा कुछ हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब भावार्थ ये हुआ, ये अल्फा है, ये बीटा है। इसी तरीके से इस ग्राफ के ऊपर भी अपन लोग कमेंट कर सकते हैं, सही है। So moving on to the another question after this wonderful question we did. So here it is given that if A is less than B is less than C is less than D, ठीक है ना। ये 4 नंबर दिए गए हैं, ऑब्वियसली सारे के सारे रियल नंबर हैं। इन सब में एक रिलेशन दिया गया, A सबसे छोटा है, D सबसे बड़ा है, क्योंकि कंपैरिजन की बात केवल और केवल रियल नंबर में की जाती है, इमेजिनरी नंबर्स में नहीं की जाती। ओके,
देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो गिवन है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ x माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी इक्वल टू 0। तो सबसे पहला तो काम, इसको हम, इस गिवन क्वाड्रेटिक को हमने fx मान लिया, ये रहा fx, क्लियर। इसको हमने क्या करा, fx मान लिया। ये गिवन रिलेशन है जो ऊपर था, ठीक है। हमने क्या प्रूव करना है, पहले क्वेश्चन में समझो प्रूव क्या करना है, आइडियोलॉजी क्या है, किस थॉट से हमने क्वेश्चन की शुरुआत करनी है, ठीक। क्योंकि मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था अभी एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू लेस देन 0 का, इसलिए ये टॉपिक लगाना है यहाँ पर, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जब भी हमारे सामने सवाल आता है, अनसीन क्वेश्चन आता है या मिसलेनियस क्वेश्चन आता है, तब हमें खुद थॉट डालना पड़ता है। पहला सवाल किस चैप्टर का है, दूसरा किस कॉन्सेप्ट का है, फिर कैसे अप्रोच करें, ये कुछ सीक्वेंसेस हैं जिस तरीके से हमें थॉट डालना है, क्लियर। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन ने कहा शो दैट दिस क्वाड्रेटिक हैज रियल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक के क्या है, रियल रूट्स है फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। लैम्डा की किसी भी रियल वैल्यू के लिए इसके रियल रूट्स हैं, ये प्रूव करना है। तो ठीक है, सबसे पहले मेरे दिमाग में एक चीज आती है, अगर मैं लैम्डा को 0 कर दूं, अगर मैं लैम्डा को 0 कर दूं दोस्तों, तो ध्यान से देखें, ये इक्वेशन बन जाएगी एफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, यानी इसके रूट आगे एक ए आ गया और एक सी आ गया, ये रूट्स आ गए, ये क्या आ गए, रूट्स आ गए। और जब ये रूट्स आ गए तो कंफर्म है ये रियल ही है। इनफैक्ट ए बी सी डी रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, तो हमने यहां तो प्रूव कर लिया रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल भी प्रूव हो गए और डिस्टिंक्ट भी प्रूव हो गए इफ लैम्डा इक्वल टू 0। और दूसरा केस, ये तो पहला केस था, दूसरा केस क्या बचता है, दूसरा केस एक ही बचता है, क्या, कि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा केस इज लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। तो ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर लैम्डा 0 नहीं है तो हमने क्या करा, एफ एक्स, ध्यान से देखिए, हमने एफ ऑफ बी निकाला, हमने एफ ऑफ बी निकाला, एफ ऑफ बी निकाला, तो यहां पर तो बी इनपुट करने पर ये 0 हो जाएगा, यानी ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो यानी बी माइनस ए इंटू बी माइनस का सी आ गया। अब बी माइनस ए इंटू बी माइनस का सी आया। अब आप आराम से सोचिए दोस्तों, अब b माइनस ए ये कैसा है, पॉजिटिव, और b माइनस सी कैसा है, नेगेटिव। तो बेसिकली लिखा भी हमने ये बात, ये b माइनस ए पॉजिटिव, b माइनस सी नेगेटिव, तो इसका मतलब कंफर्म है ये नंबर एक नेगेटिव नंबर होगा। f ऑफ b नेगेटिव आ गया, और इसी तरह f ऑफ d की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, ध्यान से देखें दोस्तों, वो d माइनस ए इंटू डी माइनस सी, और d सबसे बड़ा नंबर है, तो वैल्यू वो पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे कि एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ डी, ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ये वही बात आ गई, वही वाला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं, एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू लेस देन 0 का मतलब होता है पी और क्यू के बीच में एक रूट लाई कर रहा है, तो वही बात लिखी, एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ डी हैव ऑपोजिट साइन, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू 0 एज वन रियल रूट बिटवीन बी एंड डी। मेरी बात समझ में आई है कि इसका मतलब क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ इसका मतलब, वन रियल रूट exists between B and D, ये बात क्लियर हो गई। और एक रियल रूट आ रहा है तो दूसरा भी रूट रियल ही आएगा, दूसरा भी रूट रियल ही आएगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं बोथ द रूट्स आर रियल, बोथ द रूट्स आर रियल। ये बात समझ में। अब कुछ बच्चे यहाँ पर एक और बात बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्या कि सर आपने बी पर और डी पर ही वैल्यू क्यों निकाली, ए पर और सी पर क्यों नहीं निकाली। अरे निकाल लो, कहाँ कंफ्यूजन है, आप ए और सी पर निकाल ले। देखिए दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे भी। लेट मी ट्राई इट फॉर यू, लेट मी से के एफ ऑफ ए क्या होगा। एफ ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ध्यान से देखें, ए पर ये वाली तो टर्म 0 आ जाएगी, ठीक। तो लेमडा टाइम्स ऑफ ए माइनस बी इंटू ए माइनस का डी, लेमडा टाइम्स ऑफ ए माइनस का बी इंटू ए माइनस का डी। यहां तक समझ में आती है बात।
लेमडा टाइम्स ऑफ ए माइनस का बी इंटू ए माइनस का डी। अब इसी तरह एफ ऑफ सी निकाल लो, एफ ऑफ सी निकालू, अगर मैं एफ ऑफ सी निकालूंगा तो फिर से ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, तो लेमडा टाइम्स ऑफ सी माइनस बी इंटू सी माइनस का डी, लेमडा टाइम्स ऑफ सी माइनस का बी इंटू सी माइनस का डी। यहां तक बात समझ में आ जाती है। मैंने क्या करा, ए और सी की पेयरिंग की बात करी अलग से, ए और सी पर बात यहां कर रहा हूं, बी और डी पर बात यहां कर ली। ए और बी पर क्यों नहीं बात करी, ए और बी पर बात करता तो उस केस में ए के केस में ये वाली टर्म में कुछ कुछ आता, और बी पर बात करता तो ये वाली टर्म्स में से कुछ ना कुछ आता, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने, क्योंकि लेमडा इस केस में फाइनली मुझे ये तो पता लग गया एफ ऑफ बी और एफ ऑफ डी की बदौलत हमें नेगेटिव आ रहा है प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट करना है। तो ध्यान से देखें, एक चीज तो यहाँ देखने की है क्या, कि a माइनस का b इंटू ए माइनस का d लिखा हुआ है। अब a माइनस का b लेस देन जीरो, a माइनस डी भी लेस देन जीरो, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, तो लेमडा इंटू अ पॉजिटिव नंबर आ गया ये, ठीक है। और ये लेमडा इंटू अब c माइनस का b इंटू सी माइनस का d, ध्यान से देखें c माइनस का b इंटू सी माइनस डी, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आ गया, तो लेमडा इंटू नेगेटिव नंबर आ गया। यहां तक बात समझ में आती, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखें, which implies clearly that f of a into f of c is negative number multiplied by lambda का स्क्वायर, आया ना, है ना। पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर विल बी अ नेगेटिव नंबर इनटू लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा इक्वल टू जीरो का केस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं अलग से। लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो है तो कंफर्म है ये जो नंबर होगा किसी चीज का स्क्वायर है वो तो पॉजिटिव होता है, तो कंफर्म है ये ऑलरेडी क्वांटिटी नेगेटिव ही होगी हमेशा। एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ सी नेगेटिव आ गया, बोलो सही है क्या। अगर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ सी नेगेटिव आ गया तो इससे क्या पता चलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, इट क्लियरली इंप्लाइज वन रियल रूट lies in between A and C, ये कंफर्म है। एक रियल रूट लाई करेगा A और C के बीच में, तो कंफर्म है एक रूट रियल है तो दूसरा इमेजिनरी नहीं हो सकता, तो देयरफॉर बोथ द रूट्स आर रियल, बोथ द रूट्स आर रियल। क्या ये मेरी बात समझ में आती है, क्योंकि ये जो गिवन इक्वेशन दी गई ये तो कंफर्म है ये एक क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के दो ही रूट होते हैं, एक रूट रियल होगा तो दूसरा भी रूट रियल ही होगा, ठीक। तो अभी भी किसी बच्चे के मन में सवाल आ सकता है, जैसे मैंने बी और डी की यहाँ बात अलग कर ली, ए और सी की बात यहाँ अलग कर ली, किसी बच्चे के मन में कोई और पेयरिंग रिलेटेड आ रही है बात, वो भी आप अपना करके देखें, वहां से भी आपके पास रिजल्ट 100% ऐसा ही आएगा कि समथिंग इनटू समथिंग नेगेटिव आ रहा है क्या। और जिस केस में आप नहीं प्रूव कर पा रहे, मान लीजिए कोई और क्वेश्चन में कि मान लो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी की बात करी मैंने, मैं एक कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ए और बी को छोड़ दो, ए और डी को पकड़ लो, ए और सी को पकड़ लो, डी और सी को पकड़ लो, वाया वो those two terms, those two numbers or those two values of x via which we are able to come to a conclusion, go ahead, hardly matters कि हमने कौन सी वैल्यू ली, क्या फर्क पड़ता है उस बात से। अरे हम यहाँ पे यही तो कह रहे हैं कि वन रूट लाइज बिटवीन ए एंड सी जब एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ सी लेस देन जीरो आया। हमने ये तो नहीं कहा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ सी लेस देन जीरो से हम ये कंक्लूजन पे आ गए कि ए और डी के बीच में एक रूट आ रहा है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्लियर है। So I'm sure this question is also clear to all of you. So let's move ahead to some another question. आइए यहां बात करते हैं दोस्तों, the question here is prove that for any real value of a, prove that for any real value of a this inequality। अब आराम से इसको देखिए, आराम से समझिएगा इस क्वेश्चन को, कोई जल्दी नहीं अपने को समझने की। मैं 2 या 3 क्वेश्चन अभी आपको कराने वाला हूं, आई एम श्योर उन 2 या 3 क्वेश्चन से आपका सोचने का नजरिया बढ़ेगा, कॉन्सेप्चुअल थिंग्स आपकी बढ़ेंगी, या यूं कहूं आपको आइडिया मिलेगा किस तरीके से किन क्वेश्चन में हमें अप्रोच करना है। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ठीक है, आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं।
मैंने सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पर ऑलरेडी, सो दैट हमें कैलकुलेशन टाइम हमारा बच जाए। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, मैं जानता हूँ। प्रूव दैट फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ ए की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये जो इनइक्वालिटी है, तो सबसे पहला काम, मैं इतने पोर्शन को एफ एक्स मान लेता हूँ, मैं इसको एफ एक्स मान लेता हूँ। ये रहा एफ एक्स आपके सामने, ये ठीक, ये एफ एक्स माना। और हमने प्रूव करना है एफ एक्स लेस देन जीरो। पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। हमने क्या प्रूव करना है, एफ एक्स जीरो से छोटा है। हमेशा छोटा है नहीं, इज ट्रू, किसके लिए ट्रू है, एफ एक्स लेस देन जीरो इज ट्रू, किसके लिए ट्रू है, फॉर एटलीस्ट 1x लेस देन जीरो। आराम से समझिए कि एफ एक्स नेगेटिव है, किसके लिए, कम से कम एक एक्स के लिए। कौन सा एक्स, जो कि नेगेटिव है। समझे बात को, किसी एक्स के लिए नेगेटिव नहीं, कम से कम एक एक्स के लिए जो कि नेगेटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, एटलीस्ट 1x लेस देन जीरो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने एफ एक्स लेस देन जीरो प्रूव करना है, ट्रू है किसके लिए, कम से कम एक एक्स के लिए जो कि नेगेटिव आ रहा है। तो बढ़िया, बहुत ही अच्छा दोस्तों, ध्यान से देखिए, इस एफ एक्स के बारे में ध्यान दें। सबसे पहली बात, इस एफ एक्स के अंदर में ये एक क्वाड्रेटिक है। एफ एक्स जो है वो क्या है, एक अपवर्ड पैराबोला है। क्यों अपवर्ड पैराबोला है, ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके अंदर में जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस 3। और जो ए स्क्वायर प्लस 3 है वो हमें पता है ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि ए स्क्वायर कम से कम जीरो भी होगा, तो 0 + 3 कोएफिशिएंट है तो वो तो पॉजिटिव ही होगी क्वांटिटी, ये तो तय हो गई, फिक्स हो गई बात ये। चलो इतनी बात तो समझ में आती है, ठीक है। अब क्या कहें हम यहाँ पर बात, देखिए दोस्तों, अब हमें ये देख लिया कि ये एक अपवर्ड पैराबोला है ड्यू टू दिस नेचर। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं निकालना चाहूं, डिस्क्रिमिनेंट ध्यान से देखिएगा दोस्तों, किसी भी क्वाड्रेटिक के अंदर में चाहे वो इक्वालिटी या इनइक्वालिटी की बात की गई हो, उसके अंदर में क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसका ए पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके बारे में बात करते हैं, उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर निकाल सकते हैं तो, और जीरो पर वैल्यू, जीरो पर वैल्यू, क्योंकि ध्यान से देखें दोस्तों, एफ ऑफ जीरो यहाँ पर -5 आ रहा है, जीरो पर वैल्यू -5 आ रही है। अब देखिए क्वेश्चन ने कहा दिस क्वांटिटी इज लेस देन जीरो, ये लेस देन जीरो हो कम से कम एक नेगेटिव एक्स के लिए। रूट्स के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग, ठीक है ना, जीरो पर नेगेटिव आनी चाहिए बात ही। तो आप आराम से सोच करके देखिए, आराम से, कि जीरो पर वैल्यू नेगेटिव आई, अपवर्ड पैराबोला है, तो लेटस से मैंने ये एक एक्स एक्सिस बना दिया, ठीक, ये बन गया। हमसे कहा गया जीरो पर वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और डी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात ही नहीं करी अब तक मैंने, जीरो पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है और अपवर्ड पैराबोला है। तो ध्यान से देखें, इवन मैं अगर यहाँ पर मैं आपके लिए वाई एक्सिस भी बना दूं, लेट्स से हमने क्या बनाया, ये लो वाई एक्सिस भी बना दिया, ठीक है। तो हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि जीरो पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो जीरो पर वैल्यू -5 आ रही है, ये बात अपवर्ड पैराबोला है। तो दोस्तों ध्यान देखिए, ये कंफर्म है जो ग्राफ है अपवर्ड पैराबोला, तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ, मेरा कहने का भावार्थ या मतलब ये है, ऐसा कुछ, या इस तरीके से बात करूं मैं कि ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो ऐसा कुछ, जीरो पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो दोस्तों मान लीजिए एक रूट अल्फा ये है,
तो और ये जो बीटा है, ठीक है, ये तो तय है इस बीटा और 0 के बीच में कम से कम एक एक्स लाई करेगा, हाँ या ना? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि ज्यादा से ज्यादा 0 पर वैल्यू नेगेटिव है, मुझे नहीं पता कि जिसका वर्टेक्स है वो यहां है, जो वर्टेक्स, जिसका जो वर्टेक्स है माइनस का b बाय 2a, माइनस का b बाय 2a, यानी वो भी a पे डिपेंड कर रहा है, माइनस ऑफ a प्लस 2, माइनस ऑफ a प्लस 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 3 कोमा माइनस का d बाय 4a आ जाएगा। नो डाउट ये बात सही है। इसका मैं जो x कोऑर्डिनेट देखूं तो मुझे नहीं पता वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट इट। और मुझे ये भी नहीं पता उसका वर्टेक्स, हो सकता है -5 ही आ रहा, 0 आ रहा, ये भी नहीं पता हमें, क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। ये तो तय है जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो, और हो सकता है 0 भी हो जाए, लेकिन ये तय है, हमने एक बात देखी, जब 0 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जब हमने कहा 0 पर वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ये रही, तो 0 पर अगर नेगेटिव आई जैसे कि यहाँ, तो एक रूट यहां लाई करेगा जिसका नाम बीटा है और एक रूट अल्फा यहां लाई करेगा, ये तय हो गई बात। ये एक रूट अल्फा होगा और एक रूट बीटा होगा, और कंफर्म है, ये श्योर है, हम बोल सकते हैं कि जो बीटा है वो नेगेटिव होगा, जो बीटा है वो नेगेटिव होगा, और यहां से लेकर के यहां तक जाने में, मान लीजिए इसका पॉइंट ए है, इसका पॉइंट बी है, ए बी, ए और बी की जो भी ज्वाइन करने वाला कर्व है, ये कंफर्म है ए और ओ के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट तो होगा जहां पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है। आई एम रिपीटिंग, कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा, कम से कम एक पॉइंट होगा जहां पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है। मैं लिख रहा हूं ये बात, एटलीस्ट वन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x lies between beta and 0 where, जहां पर क्या हो रहा है, जो हमारा fx है वो नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर fx क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, लेट अस से उसका नाम मैंने कहा x1 कह दिया, और f ऑफ x1 मैंने कहा नेगेटिव आ रहा है, कम से कम एक x तो ऐसा आया, कम से कम एक x की बात हो रही है, एक से ज्यादा कितने हैं, वी कांट कम टू अ कंक्लूजन। तभी हमसे क्वेश्चन में कहा गया था, ध्यान से देखिए, एफ एक्स नेगेटिव है, किसके लिए, ट्रू है, किसके लिए, फॉर एटलीस्ट 1x लेस देन 0। यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बात समझ में आती है मेरी? तो यहां तक की बात में आपका ऑलरेडी आंसर आ चुका है, क्लियर है बात ये? तो चलिए, तो मैंने यहां पर डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं समझी, ठीक है? आई एम श्योर दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आइए, इसी के जैसा सा ही कुछ क्वेश्चन एक और है, ये आइए इसके बारे में बात करते हैं। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन में क्या कहा गया है ध्यान से देखते हैं, ये पढ़ते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस का 3, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 4x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस 3, यानी एक क्वाड्रेटिक दिया गया है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक अपवर्ड पैराबोला, ये तो कंफर्म होगा, ठीक है। इफ एफ एक्स इज नेगेटिव, क्वेश्चन ने कहा इफ एफ एक्स इज नेगेटिव, अगर एफ एक्स नेगेटिव है, किसके लिए, फॉर एटलीस्ट 1x, फॉर एटलीस्ट 1x, ठीक है, एटलीस्ट 1x, ये लिखना जरूरी है अलग से। एफ एक्स क्या है, नेगेटिव है, किसके लिए, कम से कम एक x के लिए, तो क्या करना है, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है।
अब हमें यहां तक ये पता लगा, ये कंक्लूजन हुआ कि जो एफ एक्स है वो एक अपवर्ड पैराबोला है। अब अपवर्ड पैराबोला में तो तीन बातें ग्राफ की सकती हैं, तो ऐसा ग्राफ होगा, या टचिंग द ग्राफ केसेस ग्राफ होगा, या ऐसा ग्राफ होगा। अब हमें एफ एक्स नेगेटिव चाहिए, किसके लिए? कम से कम एक एक्स के लिए। क्या यहाँ एफ एक्स नेगेटिव है? नो। क्या यहाँ एफ एक्स नेगेटिव है? नो। तो केवल और केवल ये प्रूव करना है, टू प्रूव, मैं लिख दे रहा हूँ ये बातें, टू प्रूव के जो ग्राफ होगा हमारे पास वो इस तरीके का ग्राफ होना चाहिए एफ एक्स का। यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब ध्यान से देखें दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि एफ एक्स हमारा नेगेटिव होना चाहिए। अब एफ एक्स नेगेटिव होना चाहिए, उस केस में आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो हमने ए की वैल्यूज निकालनी है, एफ एक्स नेगेटिव है कम से कम एक एक्स के, तो ठीक है, 4x² प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस 3। अब आराम से ये सोचिएगा कि मैं पॉसिबिलिटीज के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरियस पॉसिबिलिटीज। क्या है पॉसिबिलिटीज? ध्यान से सुनिएगा। हमसे कहा, दोबारा बोल रहा हूं मैं बात, ये एफ एक्स नेगेटिव है और ये दोनों पॉसिबल केस खत्म हो चुके हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ओनली पॉसिबिलिटी ये बचती है। अब हमारा जो एफ एक्स है वो कितना है? 4x² प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस 3। एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस 3। 4x² प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस का 3। सही है। अब जीरो पर वैल्यू, अब डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालना भी चाहूंगा, वो भी एक वेरिएबल के टर्म्स में आएगा। ध्यान से देख लो इधर, b² माइनस का 4 इंटू 4 टाइम्स ऑफ ए माइनस का 3, यानी a² माइनस का 16a प्लस का 48। ये डी आया हमारा, है ना। डिस्क्रिमिनेंट भी अपने आप में वेरिएबल आ रहा है। ये गेटिंग माय पॉइंट? b² माइनस 16a प्लस 48। अब ध्यान से देखें दोस्तों, अब ये तो डी आ गया, मतलब मैं डी के ऊपर भी कुछ कमेंट नहीं कर पा रहा हूं, डी से भी कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो फिर क्या करें? तो दोस्तों हमें इतना मालूम है कि ग्राफ इसी तरीके से पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे सब सवालों में सबसे पहले अपन केसेस सोचते हैं, सोचने के बाद ग्राफ बना करके फिर उसके ऊपर कंडीशंस लगाते हैं, जैसा कि यहां लगाया गया। तो केस नंबर 1 जैसा कि हमने लिखा है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो जब जीरो पर वैल्यू a माइनस 3 आ रही है, जो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, मुझे नहीं पता क्या होगा। अगर वो नेगेटिव है, सोच करके देखें, केस नंबर 1 में अगर हम बात कर रहे हैं, इफ f ऑफ 0 इज नेगेटिव, तो जीरो पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ओनली पॉसिबिलिटी यही होगी कि जीरो पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है ना, जीरो पर वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। अब ये पॉइंट वर्टेक्स है या नहीं है, इस बात से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर जीरो पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी जीरो पर वैल्यू क्या आएगी? a माइनस का 3, तो a लेस देन 3 आएगा। a लेस देन 3 के बीच में, यानी a लेस देन 3, अब हम देख पा रहे हैं ये रीजन है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जहां पर एफ एक्स नेगेटिव आ रहा है। इस रीजन में एफ एक्स क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? हमें तो कम से कम एक एक्स के लिए चाहिए था, ये तो साफ साफ पता लग रहा है बहुत सारे एक्स। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई? मतलब बेसिकली मैं इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ। क्लियर होगी बात ये? सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स। केस नंबर 2 में क्या बात करूंगा? अब एफ ऑफ 0 पर वैल्यू या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। अगर जीरो होगा, a माइनस का 3, एफ ऑफ 0 जीरो है मान ली, इफ आई एम सेइंग एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो ध्यान से देखें दोस्तों कि अगर ग्राफ ये रहा, अपवर्ड पैराबोला है, तो कंफर्म है ग्राफ को ऐसा ही होना पड़ेगा। क्यों ऐसा होना पड़ेगा? क्योंकि हमें पता है इस रीजन में ग्राफ क्या आएगी? वैल्यू नेगेटिव आएगी। हमें यही तो चाहिए,
एफ एक्स क्या चाहिए हमें, नेगेटिव चाहिए, कम से कम एक एक्स के लिए, हमें रूट से मतलब नहीं है, हमें एफ एक्स नेगेटिव चाहिए कम से कम एक एक्स के लिए। गेटिंग द पॉइंट? चलो यहां तक भी बात समझ आ गई। अगर एफ ऑफ जीरो जीरो है, लेकिन इफ एफ ऑफ जीरो ही पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा? अगर एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव आ गया तो उस केस में क्या हो जाएगी बात, ध्यान से देखें दोस्तों। अगर जीरो पर वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो उस केस में जो ग्राफ होगा, जीरो पर वैल्यू पॉजिटिव का मतलब तो केवल और केवल यही हो सकती है बात, यही पॉसिबिलिटी हो जाएगी, और तो कोई होने से रही, क्योंकि जीरो पर वैल्यू पॉजिटिव चाहिए अपने को, जीरो पर पॉजिटिव चाहिए तो यही पॉसिबिलिटी ग्राफ की बनेगी। तो ध्यान से देखो ये बना भी हुआ, और एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो का केस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, क्योंकि हमें कम से कम एक एक्स के लिए वैल्यू नेगेटिव चाहिए, तो ये वाले बहुत सारे एक्स आगे जहां पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, सही। और दूसरे अपर पैराबोला में बचे कुछ दो केसेस, वो तो नहीं होंगे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, दिस वन एंड दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो जितने भी केसेस हमने डिस्कस करे ध्यान से देखें, उन सभी में यही केस आ रहा है ग्राफ का, कि ग्राफ इज कटिंग एटलीस्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। वो तो क्लियर हो रही बात है, चाहे एफ ऑफ जीरो लेस देन जीरो केस में आ रहा हो, चाहे एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो केस में आ रहा हो, चाहे एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो के केस में आ रहा हो, सही है बात ये। तो इन दोनों केसेस को मैं क्लब कर सकता हूं, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, ध्यान से देखो, एफ ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इस केस में हमें पता है कम से कम एक एक्स नेगेटिव है, तो कंफर्म है डी तो ग्रेटर देन जीरो ही है, क्योंकि वो तभी होगा एफ एक्स नेगेटिव जब दो अलग अलग रूट्स काट रहे होंगे, और दो अलग अलग रूट्स काटेंगे तो रूट्स के बीच का जो एरिया होगा वहां पर एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसी का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आएगा। और ये तय है जो वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट यानी माइनस का b/2 नेगेटिव होगा। क्यों? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं लाई करेगा। यहाँ पर बात कर ले तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कंफर्म है यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा, यानी माइनस का b/2 नेगेटिव होगा। क्योंकि अगर आप मेरे से बोले कि सर ये पॉसिबिलिटी है क्या, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप सोच करके देखें, जीरो पर वैल्यू पॉजिटिव आ गई, ठीक है, जीरो पर वैल्यू क्या आ गई है, पॉजिटिव आ गई, लेकिन एफ एक्स क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। एफ एक्स नेगेटिव तो आ रहा है फॉर एटलीस्ट वन एक्स, ध्यान से देखिए, फॉर एटलीस्ट वन एक्स। क्या ये केस पॉसिबल है? कम से कम एक एक्स के लिए एफ एक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जीरो पर वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना, जीरो पर वैल्यू पॉजिटिव आ गई, हमें एफ एक्स नेगेटिव चाहिए। अब इस बात पर गौर फरमाइए जरा, मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर में, लेकिन लगाना बहुत जरूरी है। फॉर एटलीस्ट वन एक्स का मतलब क्या है, कम से कम एक एक्स। अब एक्स जो है जिस पर नेगेटिव आ रहा है वो तो एक्स की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, जैसा कि यहां पर आया, एक्स की वैल्यू जीरो पर ये क्वांटिटी, ये फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, ये या पॉजिटिव या नेगेटिव पर हो सकता है। तो एक्स की वैल्यू यहां पर तो इस डायग्राम से तो नेगेटिव एक्स पर एफ एक्स नेगेटिव हो रहा है, और यहां पर भी ये वही ग्राफ है, एक्स नेगेटिव पर एफ एक्स नेगेटिव हो रहा है, यहां पर एक्स पॉजिटिव पर एट एक्स, एट, मैं इनफैक्ट मैं ये लिख दूं इस तरीके से, एट सम पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, जो एफ एक्स है वो नेगेटिव आ रहा है, बोलो एफ एक्स नेगेटिव आ रहा है। अब आराम से इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, एटलीस्ट वन एक्स की बजाय एटलीस्ट वन नेगेटिव एक्स करेंगे। आई रिपीट, इस क्वेश्चन में एटलीस्ट वन नेगेटिव एक्स की बात करेंगे, वरना ये केस भी हमारे लिए होल्ड ट्रू कर जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं ये कह रहा हूं आपसे, मैं ये क्वेश्चन में गलती है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ये जो आंसर मैंने लिखा हुआ है, दिस आंसर इज फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव एक्स। एटलीस्ट वन एक्स का जो केस होगा उसमें ये तो होगा ही होगा केस
एटलीस्ट 1x का केस जहां पर फंक्शन नेगेटिव हो जाए वो ये भी केस होल्ड ट्रू कर जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो उस केस में तो आप d ग्रेटर देन 0 करते बहुत है, और इस केस में आपको जो माइनस का b/2a है वो भी लेस देन 0 रखना पड़ेगा, तभी नेगेटिव x के लिए, कम से कम एक नेगेटिव x के लिए fx आपका नेगेटिव होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? यही कारण है मैंने यहाँ पर एटलीस्ट वन नेगेटिव x ऐड कर दिया। तो f of 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये तय है, d ग्रेटर देन 0 कर दिया, और माइनस का b/2 लेस देन 0 कर दिया। केवल इस केस की वजह से एटलीस्ट वन नेगेटिव x के लिए ये फंक्शन नेगेटिव हो जाए। तो अब क्या करेंगे, इन तीनों केसेस की बात करो अलग अलग से। 0 पर वैल्यू ये रही, ये आ गई इनइक्वालिटी, d ग्रेटर देन 0 करने से ये वैल्यू आ गई, माइनस b/2 लेस देन 0 से ये आ गया। तो इसका 1 का 2 का 3 का क्या ले लें, इंटरसेक्शन ले लें। इन सब का 1 2 3 का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये आंसर आ गया। अब इस आंसर का जो ये आंसर आया, इसका क्या करोगे अब आप, केस नंबर 1 के साथ में यूनियन ले लोगे, यानी यू गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि केस नंबर 1 और केस नंबर 2 अगर और जहां पर होता है वहां पर क्या लेते हैं अपन लोग, यूनियन लेते हैं। और जहां होता है वहां पर क्या लेते हैं अपन लोग, यूनियन लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखें, ये 3 से लेकर के 4 और 12 से लेकर के इंफिनिटी, तो a लेस देन 3 आ गया। तो मतलब 3 से पीछे का सारा एरिया भी आंसर में आ गया। तो -6 यूनियन 12 से लेकर के इंफिनिटी। मेरी बात समझ में आई है? एटलीस्ट वन नेगेटिव x के लिए ये आंसर आपके पास दिया गया है, लेकिन अगर एटलीस्ट 1x के लिए होता तो नो डाउट ये बात सही थी। तो सिंपल आप d ग्रेटर देन 0 कर दो, वहां से भी जो आंसर आएगा वो आंसर आपका होगा। क्लियर है? सभी को समझ आ गई ये बात? चलिए आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच दिस इक्वेशन, यानी fx क्या दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a-1 इंटू एक्स प्लस a+5, ये तय है दिस इज द अपवर्ड पैराबोला, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, यानी कि पॉजिटिव है। तो a की वैल्यू जिसके लिए दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, हैज, मैं लिख रहा हूं ये बात, क्या मांगा गया है, fx हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट। अब वन पॉजिटिव रूट की बात की गई है, ये तय है ये ग्राफ तो नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी तो काट दो, इसमें तो रूट के पॉजिटिव या नेगेटिव की बात ही नहीं कर सकते। हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या संभावनाएं हो सकती है, सोच करके देखते हैं। हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, अब कम से कम एक रूट पॉजिटिव है का मतलब क्या है भाई, या तो क्या बोल सकता हूं मैं, वन रूट इज पॉजिटिव, और दूसरा वन रूट इज पॉजिटिव और अदर इज या तो नेगेटिव है या 0 है। ठीक है, ये पहला केस। दूसरा, बोथ आर पॉजिटिव, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, और वो हो सकता है डिस्टिंक्ट हो या फिर सेम हो, दो ही बातें हो सकती है यहाँ पे। गेटिंग पॉइंट? आप ऐसे सोचा करें हमेशा। क्या मतलब, वन रूट इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव या फिर 0। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, 0 पर वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर a+5 आ रही है, और क्या हो सकता है सोच करके देखिए, 0 पर वैल्यू आ गई a+5, यू गेटिंग माय पॉइंट। अब 0 पर वैल्यू a+5 आ गई। अब a तो एक पैरामीटर है, हमें नहीं पता वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। वर्टेक्स भी, इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका जो वर्टेक्स है माइनस का b/2 है, मतलब माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a-1, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय 4, और माइनस का d/4 है, माइनस का d/4 आ जाएगा।
ठीक है ना, जस्ट निकाल करके दिखा रहा हूं मैं क्योंकि जरूरत तो पड़ने वाली इन चीजों की। तो डी की बात करूंगा तो डी क्या आ जाएगा, सोच करके देखें। डिस्क्रिमिनेंट इज गोइंग टू बी बी स्क्वायर यानी 4 टाइम्स ऑफ a माइनस का 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a प्लस 5, 4 टाइम्स ऑफ a प्लस 5 यानी 4 आप कॉमन लेंगे इसमें से तो बन जाएगा कितना, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2a माइनस a माइनस का 5 यानी ये क्या बनी वैल्यू, 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस 3a माइनस का 4, ये बन गया। फैक्टराइज करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस a माइनस का 4 यानी जो d आया वो अपने पास आ गया 4 टाइम्स ऑफ a माइनस का 4 इंटू a प्लस का 1, ये d आ गया। ये भी वेरिएबल आ रहा है, देखो a पे डिपेंडेंट आ रहा है। तो वर्टेक्स के बारे में भी हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, यानी नटशल में हम पोजीशनिंग नहीं कर सकते ग्राफ की एक्यूरेट क्या होगी। यहां तक बात समझ में आती है, ठीक है। तो क्या करें फिर इसके लिए बात, अब हमसे कहा गया कि fx जो है हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, तो या तो एक रूट पॉजिटिव होगा, दूसरा जीरो या फिर नेगेटिव है। तो केस नंबर 1 के कोरस्पोंडिंग अगर मैं डायग्राम या ग्राफ बनाना चाहूं तो एक रूट पॉजिटिव है, तो एक रूट पॉजिटिव है और दूसरा जीरो है या नेगेटिव है, मतलब या फिर ऐसी बात कर रहा हूं, या तो ऐसा कुछ केस होगा या फिर ऐसा कुछ केस होगा, यही दो बातें हो सकती है। एक रूट पॉजिटिव आया, दूसरा नेगेटिव आ गया, एक रूट पॉजिटिव आ गया, दूसरा जीरो आ गया। और fx क्या है, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं ऊपर से fx ताकि कंडीशंस लिखने में आसानी हो। एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस ये कितना आ जाएगा, प्लस a प्लस 5 प्लस a प्लस 5, ये है हमारे पास fx। तो इस केस में आप सोच करके देखें क्या बातें हो सकती है, एक रूट पॉजिटिव है, दूसरा या तो जीरो है या नेगेटिव है, तो ये कंफर्म हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि d इक्वल टू जीरो के लिए हमने दोनों बातें, ये वाला केस हमने इधर सेम या डिस्टिंक्ट का केस अलग अलग बात यहां पर करेंगे अपन लोग, ठीक है। d पॉजिटिव आ गया, और दूसरी बात मैं बोल सकता हूँ माइनस का b/2a वो जो है वो क्या होगा, वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट हो गया, क्या उसकी पोजीशनिंग मैं कर सकता हूँ इस केस में, बताइए जरा। हम इसकी पोजीशनिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये वर्टेक्स यहाँ पर आ रहा हो और हो सकता है जो वर्टेक्स है वो ऐसा कुछ भी आ रहा हो, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर कोई पोजीशनिंग नहीं की जा सकती। तो ये बात वी कांट पोजीशन, यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिए एक बात ये क्लियर हो जाती है, तो इसका मतलब दूसरी बात मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखें दोस्तों कि जीरो पर वैल्यू जो है वो या तो नेगेटिव आ रही है या जीरो आ रही है, तो लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो इस केस का और इस केस का और क्या बातें हम कर सकते हैं, ए के बारे में बात कर सकते थे, डी के बारे में कर सकते थे, और कोई पॉसिबिलिटीज हमें जो छूट गई हो इन ग्राफ को देखते हुए हम किसी और चीज के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। तो एज अ रिजल्ट 1 से जो आंसर आएगा और 2 से जो आंसर आएगा दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लें, इतना काम आई एम श्योर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने डी भी निकाल दिया, एफ ऑफ जीरो भी निकाल दिया, जीरो पर तो वैल्यू पता ही है, एफ ऑफ जीरो क्या है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है a प्लस 5, सही, ये केस नंबर 1 था। अब आते हैं दोस्तों केस नंबर 2 पर। तो केस नंबर 2 में हमने क्या कहा कि दोनों रूट के बारे में हम क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। केस नंबर 2 बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों रूट्स पॉजिटिव है या वो डिस्टिंक्ट है या सेम है, तो दोनों रूट्स पॉजिटिव है, तो दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव है, एक केस ये हो सकता है, यस पॉसिबिलिटी है, और इसी तरह दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं और ये सेम हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है, करेक्ट। तो इनको ध्यान में रखते हुए हम क्या बोल सकते हैं, पहली कंडीशन यहाँ पर हमें पता लग रहा है जो डी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्योंकि ध्यान से देखें दोस्तों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन पे, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट चाहिए हमें,
तो कम से कम पॉजिटिव एक रूट, यहाँ पर तो 2 पॉजिटिव रूट आ रहे हैं, ये रे, यहाँ पर जो दोनों आ रहे हैं वो दोनों के दोनों सेम हो गए हैं, ठीक। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरी बात यहाँ पर बोला जा सकता है माइनस का b/2a जो है, यानी वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, यानी यहाँ पर बात करेंगे वो या यहाँ पर बात करेंगे, गारंटी है वो क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 ही होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ये बात सही है, बोलो सही है क्या? और जो तीसरी बात है f ऑफ 0, 0 पर वैल्यू गारंटी है पॉजिटिव होगी, 0 पर वैल्यू, क्योंकि 0 पर जो वैल्यू, ये ग्राफ ऊपर जाकर के कहीं ना कहीं इसको ऐसे काटेगा और ये ग्राफ भी कहीं ना कहीं इसको इस एक्सिस को काटेगा, यानी y एक्सिस को। तो इन तीनों का आप क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, और फाइनली you'll टेक द यूनियन, इसका यूनियन हो गया यूनियन ऑफ केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, जहां से आपका आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर समझ मेरी सारी बात आई होगी। मैंने भले सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर नहीं करी है, और आप सबकी जानकारी के लिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑलरेडी खैर लिखा है, मुझे बताने की अलग से जरूरत नहीं है। तो काइंडली सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन एंड विल गेट कम अक्रॉस इट, ठीक। तो मैंने यहाँ पर 2 केस बनाए, शायद समझ में आया होगा, क्योंकि fx का हमें कम से कम एक पॉजिटिव रूट चाहिए था, तो या तो एक रूट पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, या 0 होगा, या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे और दोनों पॉजिटिव में डिस्टिंक्ट या सेम का केस हो सकता था। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते थे कि ए की सारी रियल, ए बिलोंग्स टू रियल में से माइनस कर दो कौन सा केस जो हमें नहीं चाहिए, एटलीस्ट 1 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ये बात, और एटलीस्ट 1 पॉजिटिव का मतलब होता है या तो एक पॉजिटिव आ रहा है, 1 पॉजिटिव है, या फिर दोनों के दोनों पॉजिटिव है, यही है। तो हम इसको ऐसा भी सोच सकते थे कि इसका उल्टा निकाल लें, क्या, बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, उसके लिए कंडीशन निकाल लें। कौन बोथ, बोथ रूट्स की बात हो रही है, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, उसके लिए आप कंडीशन निकाल लो, बोथ नेगेटिव, यही हो सकता है ना, बोथ नेगेटिव होंगे, उसमें डिस्टिंक्ट या सेम की जो मर्जी बात निकालता हूं, कोई बात नहीं। और इसका जो आंसर आएगा ऑल रियल में से, इसका जो भी आंसर आया वो हम माइनस कर देंगे, वो हमारा टोटल आंसर लिखा जा सकता है। दिस कैन बी ऑल्सो डन, दिस इज द मेथड नंबर 2, दिस विल सेव योर टाइम इन कंपैरिजन टू द मेथड नंबर 1। यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि एक रूट पॉजिटिव या दोनों रूट पॉजिटिव, उल्टा क्या हुआ, दोनों रूट नेगेटिव हो गए। भाई क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, या तो दोनों रूट नेगेटिव होंगे, और एक और बात थी इसके अंदर में, इसी के अंदर में एक और चीज करना था, दोनों रूट 0 हो जाए, और बोथ 0, बोथ 0। इनफैक्ट मतलब कहने का मतलब जो उल्टा केस है, जो चाहिए उसका उल्टा निकाल दें और ऑल रियल में से माइनस कर देंगे, वो भी आंसर आ जाएगा। तो उल्टा क्या क्या बचता है, बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव, बोथ ऑफ देम आर 0, ये भी हमें फेवरेबल नहीं है, 1 इज नेगेटिव एंड 1 इज 0, ये भी फेवरेबल नहीं है, 1 नेगेटिव एंड 1 0, ये भी फेवरेबल नहीं है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटर है मेथड नंबर 2, नेगेशन मेथड कह सकते हो आप, तो गो बाय दी मेथड नंबर 1, क्योंकि कई बार मेथड नंबर 2 उन केसेस में एप्लीकेबल हो जाता है। हो सकता है मेथड नंबर 1 में 4 या 5 केसेस बनाने पड़ रहे हो, लेकिन मेथड नंबर 2 में एक ही केस आ रहा हो, तो बेटर है ऑल रियल में से एक ही केस निकाल करके माइनस कर दे, वो आपका आंसर आ जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? So with this, I'm sure this question must be understood by everybody of you. So with this, I end up this session.